देशांतर रेखाएं। तो सबको पता है हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं, कौन से ग्रह में रह रहे हैं हम? पृथ्वी। कितने ग्रह हैं टोटल रोहित? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। 9 ग्रहों को कब हटाया गया था ग्रहों की श्रेणी से? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? 2006 में हटाया गया था उसको। ठीक है, फिर हम 8 ही ग्रह करते हैं। आगे वाले फ्रंट वाले जो हमारे 4 ग्रह हैं उनको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रह कहते हैं। जो आपके पास मंगल और बृहस्पति के बीच में गैप है उसमें क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। जो आगे वाले 4 ग्रह आपको दिखते हैं वो सॉलिड लेड वाले होते हैं, और जो लास्ट 4 होते हैं वो आपके पास गैसीय और दलदली अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाइफ पॉसिबल सिर्फ आपके पास एक ही प्लेनेट में है, कौन से? अर्थ में। और अर्थ की स्टडी के लिए हमने ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये आपको फिजिकली नहीं मिलेंगी अर्थ में। ठीक है, इनको स्टडी के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखेंगे आपके पास कुछ ऐसा ही ग्लोब आपके पास रहता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं भौगोलिक रेखाएं हैं? नहीं, ये ग्लोब पर है। और क्या है ये? किसके लिए? सिर्फ स्टडी के लिए इनको बनाया गया है। तो आपके पास सबसे पहले हम नॉर्थ पोल देखेंगे और आपके पास साउथ पोल रहता है। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत सारी लाइन है। एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर कहते हैं। और इसकी जो रहेगी आपके 0 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखाएं बांटती हैं आपके पास? इक्वेटर है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, और ये आपके पास अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, ये आपके पास देखने को मिलेगी नॉर्थ पोल और साउथ की पोल की तरफ। ये रेखाएं आपके पास कैसी रेखाएं कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। क्लियर हो गया? ये आपके पास कैसी थी, इस पे आप ध्यान दीजिए। आपके पास इक्वेटर है, इसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को भागों में विभाजित करती है। और दूसरी आपके पास आती है कौन सी? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं से आपको याद रखना है, ये कनेक्ट करती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो अब आपके पास जो अक्षांश रेखाएं हैं ये यहाँ से तो बड़ी होंगी, ठीक है, पर ये बीच कॉर्नर में जाएंगी तो ये हिस्सों में नहीं बांटेगी, पर अलग जरूर करेगी। ठीक है, अलग अलग पोर्शन में जाएगी। पर जो देशांतर रेखाएं हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करेंगे। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में आपके पास जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी रेखाएं अक्षांश और कौन सी रेखाएं देशांतर हैं। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन आता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं और कुल कितनी देशांतर रेखाएं। तो हमने किया था जो आपके पास पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटती है वो कौन सी होंगी? अब अक्षांश रेखा, हाँ भूमध्य रेखा ही है, पर कैसी रेखा है वो? अक्षांश रेखा है। तो लिखेंगे जो आपके पास भूमध्य रेखा है ये कितने डिग्री चैनल में है? 0 डिग्री चैनल में। इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा। अब देखेंगे हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल के बीच में जो आपके पास अक्षांश रेखा है इनकी संख्या कितनी है? 90 आपके पास कितनी है? ये भूमध्य से रेखा से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ, और 90 ही रेखाएं आपके पास कितनी है? ये भूमध्य रेखा से साउथ पोल की तरफ। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 181, क्योंकि भूमध्य रेखा तो आपने छोड़ दी। 90 ऊपर की तरफ है, 90 नीचे की तरफ है, और भूमध्य रेखा को हम एक साथ लेके चलेंगे तो हमारे पास कितनी रहेगी? 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। अगर आपके पास 181 ऑप्शन नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? 180। कई बार एग्जामिनर खुद भी भूमध्य रेखा को छोड़ देता है, तो आपके पास क्लियर हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन यही हो गया। दूसरा आता है आपके पास देशांतर रेखाएं। अब ये तो हमारे पास क्लियर हो गया, सबसे बड़ी आपके पास भूमध्य रेखा है ना, ये बराबर हिस्सों में बांट रही है, पर जो देशांतर रेखा है उनका कोई मिडिल पॉइंट नहीं है, तो इन्होंने एक लाइन को पकड़ लिया जिसको इन्होंने मिडल बना दिया है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। तो लिख लेंगे देशांतर रेखाओं में आपके पास मेन लाइन कौन सी आती है? ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन। और आपके पास जो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है ये है 307।
कितनी है ये, पूरे हमारे पास डिग्री का चैनल पूरा जो क्या कहते हैं उसको कोण बनता है, कितने का बन जाएगा इसमें, पूरी रेखाएं कितनी है देशांतर 360 आपके पास कुल क्या है देशांतर रेखाएं। ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। अक्षांश की अगर मैं बात करती हूँ, पर देशांतर आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होंगी और एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगी। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रेखाएं आपके पास कौन कौन सी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी पूछा जाता है। एक अक्षांश रेखा और दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में दूरी कितनी होती है, तो लिख लेंगे एक अक्षांश रेखा दूसरी अक्षांश रेखा से 111 किलोमीटर दूर होती है। कितनी दूर उनके पास की काउंटिंग, थोड़ा सा डिस्टेंस कम भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं। अक्षांश इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देख ली भूमध्य रेखा, देख लेंगे आपके पास भूमध्य रेखा आती है आपके पास 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो आपके पास रेखा आती है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। हिंदी में 23.5 नॉर्थ की तरफ जो आपके पास रेखा आती है उसको हम क्या कहेंगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री आपके पास साउथ में जो लाइन आएगी उसको हम कहेंगे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कैप्रिकॉर्न इसको कहेंगे। ये साउथ की तरफ आती है। जब हमने भारत की जलवायु पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र रहता है वो कैसा क्षेत्र रहता है, उष्ण कटिबंधीय, है ना। वही आपके पास जलवायु आती है कर्क और मकर रेखा के बीच में। आपको क्लियर हो गया। नॉर्थ की तरफ आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ की तरफ आपके पास मकर। हाँ जी। अब हमने थोड़ा सा इंडियन रिवर सिस्टम भी देखा था। ठीक है, आपको पता ना कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, इनमें से अगर पूछी जाएगी तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 नहीं है 8 राज्य नहीं। भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत से तो ये निकलेगी, स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो भारत के 8 राज्यों से। इंपॉर्टेंट लिखेंगे कर्क रेखा कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है आपके पास कर्क रेखा। भारत तो हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे आप मेक्सिको, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन और म्यांमार। ये इंपॉर्टेंट है। आप मेक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार से होकर गुजरती है आपके पास। और भी लिखेंगे तो लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये आपके पास अफ्रीका में पड़ता है। जैसे लीबिया, अल्जीरिया, इनसे आपके पास कर्क रेखा गुजरती है। और अगर मैं भारत की बात करती हूँ, भारत में 8 स्टेट है, ये भी पूछी जा सकती है। भारतीय कौन कौन सी 8 स्टेट होंगी। सबसे पहले आपके पास यहां से हम देख लेंगे, मैप में आप देखोगे यहां से आपके पास चल रही है ये वाली लाइन। बता, सबसे पहले शुरू हो रही है ये गुजरात से। गुजरात, राजस्थान लिख लेंगे, वन लाइनर आपके पास इंपॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से पता लग गया ना। अब जब हम बात कर रहे हैं आपके पास इस रेखा की, कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात अब कब होती है। वो तो लिखेंगे 21 जून को, रिपीट करना है कुछ, त्रिपुरा और मिजोरम लिख लिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल बोला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन है, पश्चिम बंगाल। किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे, गंगा के किनारे जो है। कहां थे हम, कर्क रेखा के ऊपर लिखेंगे। कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन आपके पास कब मनाया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें आपके पास पड़ती हैं। अब आपको थोड़ा सा अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैंने बताया था जहां पे टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कौन ट्रेवल करता है, हवाएं। और मानसून भी आप देखो जून जुलाई में ज्यादा ही आती है ना। तो आपके पास क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ ना नॉर्थ, आपके पास नॉर्थ जो आपके पास साइड आती है उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन
गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। अब बड़ा दिन होगा तो रात कैसी होगी? छोटी रात होगी। देख लिया? मॉनसून का भी यहां से क्लियर हो रहा है। तुम ले लो, उष्णकटिबंधीय है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है हवाएं। तो मॉनसून जून जुलाई में कहा मिलती है? आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। ये हो गया आपके पास। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हम कर रहे हैं, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। अब आपके पास आ जाते हैं हम भारत का पता लगेगा यहाँ कैसे आते हैं आपके पास सिचुएटेड भारत है। अब देखना ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस लोकेशन का जब हम देशांतर रेखाएं लिखेंगे। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट है आपके पास 23.5 डिग्री मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ पोल में आपको देखने को मिलेगी, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में ये है। अच्छा, कर्क रेखा से एक और क्वेश्चन हमारे पास रह गया, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हमने रिवर सिस्टम में ये देखा था, अरब की खाड़ी में वो जल गिराती है नदी। तो लिखेंगे भारत की माही नदी। कौन सी नदी? माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, कर्क रेखा आपके पास है, उसको 2 बार कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है। तो कौन सी नदी है? माही नदी है, इंपॉर्टेंट है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, वो है आपके पास माही नदी। रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। अब आ जाएंगे मकर रेखा में। मकर रेखा आपके पास सिचुएटेड है ग्लोब के कौन से? दक्षिणी गोलार्ध में सिचुएटेड है। कौन कौन सी कंट्री को क्रॉस करती है आपके पास मकर रेखा? तो लिखेंगे चिली, अर्जेंटीना। सुना है आपने ये कंट्रीज के नेम? कौन सा? अर्जेंटीना सुना है? क्या होता है वो? चिली अर्जेंटीना की है। हाँ? चिली अलग कंट्री है, चिली पेरू ये अलग है, और अर्जेंटीना अलग है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। ब्राजील के बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप नामीबिया। नामीबिया। नामीबिया में आपके पास फेमस मरुस्थल पूछा जाता है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? वो नामीबिया में है। साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल अच्छा ये आपके पास कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करती है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया। नामीबिया इंपॉर्टेंट है, नामीबिया से क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार। गोबी मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया में है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर ये कंट्रीज है जिनको मकर रेखा क्या करती है? क्रॉस करती है। अब मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो लिखेंगे 22 सितंबर या दिसंबर? दिसंबर। 22 ऑफ दिसंबर में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अब देखो यहाँ पे बड़ा दिन होगा तो छोटा दिन कहाँ होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, या फिर आपके पास उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होगा? जब यहाँ पे बड़ा दिन होगा तो छोटा इवेंचुअली यहाँ पे होगा। तो 22 दिसंबर को बड़ा दिन है साउथ गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को छोटा दिन कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, है ना। और यहाँ पे 21 जून को बड़ा दिन है, तो वहां पे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को छोटा दिन होगा कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। ये चीजें क्लियर हो गई। अब लिखेंगे मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। लिख लिया? लिखा कि नहीं लिखा?
अब आ जाते हैं हम भूमध्य रेखा के, हो गया ना, कर्क रेखा और मकर रेखा हो गई। आपके पास आता है इक्वेटर पे, तो भूमध्य रेखा कितने डिग्री चैनल पे आपके पास 0 डिग्री में आपके पास कौन सी रेखा आती है? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर, यही फैक्ट लिखना है आपने, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अब लिखेंगे आपके पास भूमध्य रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, तो लिखेंगे, अच्छा नदी भी हम काट लेंगे भूमध्य रेखा की, पर क्वेश्चन यहाँ से आएगा भूमध्य रेखा कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करती है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है आपके पास भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा लीबिया, कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन सी कंट्रीज निकल रही है हमारे पास? कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया को ये क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। आपके पास भूमध्य रेखा के ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो लिखेंगे आपके पास वो कौन सी रेखा है जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। लिख लिया? यही हमारे पास कर्क, हरियाणा, मकर रेखा। अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों रेखाओं को ऐसी नदियां हैं जो दो बार कट कर रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास मकर रेखा। मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? लिम्पोपो नदी। याद रखा ना आपने भी, लिम्पोपो नदी है जो आपके पास मकर रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद हमने देखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो नदी दो बार काटती है उसका नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी है वो? कांगो नदी। और आपके पास कर्क रेखा है जिसको नदी दो बार काटती है, उसका नाम है माही नदी। अब याद कैसे रहेगा? लिम्पोपो। लिम्पोपो से आपने याद रखना है एल से शुरू हो रहा है ना। कांगो से आपने याद रखना है, सी से हम क्या कर लेंगे? कांगो को शुरू कर लेंगे और एम से हम क्या कर लेंगे? माही को। तो एलसीएम तो आपने मैथ में पढ़ ही रखा है। एक्टिव को नीचे से शुरू करेंगे। एल से आपके पास लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को, मकर रेखा नीचे है। सी से आपके पास कांगो नदी, कांगो नदी किसको कट कर रही है? भूमध्य रेखा को। और कर्क रेखा को कर रहे हैं माही नदी, तो एम से क्या रह जाएगा? माही नदी याद रह जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, एक आदि का तो पूछा ही जाता है कि कर्क रेखा को कौन काटेगी, मकर रेखा को कौन काटेगी और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछ रहा है? अब देखना है आपने, ये चीजें थी हमारे पास इंपॉर्टेंट। एकदम नेक्स्टली 0 डिग्री पे आपके पास कौन सी है? भूमध्य रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कर्क रेखा है। इसके बाद आपके पास एक और पूछा जाता है 66.5 डिग्री। कौन सी रेखा पूछी जाती है? एक 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो रेखा है, उसका रेखा का नाम होगा आर्कटिक रेखा। कौन सी होगी वो? आर्कटिक नाम पूछा जाता है इनका। आर्कटिक रेखा के नॉर्थ पोल में। और उसके बाद 90 डिग्री में आपके पास कौन सी आएगी? 90 डिग्री में तुम्हारे पास ध्रुव आ जाएंगे, पोल आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। क्लियर हो गया? 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री में कौन सी? कर्क रेखा, 66.5 डिग्री में आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री में आपके पास उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल की हम बात करते हैं। क्लियर हुआ? अब वैसे हम साउथ की तरफ चलते हैं। 0 डिग्री पे आपके पास भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी आती है? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिक रेखा। और आपके पास 90 डिग्री में कौन सा है नीचे? दक्षिणी ध्रुव। लोकेशन याद में आर्कटिक और अंटार्कटिक और अटलांटिक, ये तीनों चीजें ऐसी जो कंफ्यूज करती हैं आपको। ठीक है, तो आपने याद रखना है आर्कटिक आपके पास क्या है? सागर। आर्कटिक सागर है ना। हमने 5 महासागर पढ़े, तो आर्कटिक आपके पास सागर है, वो है नॉर्थ पोल में आर्कटिक सागर पानी। और आपके पास अंटार्कटिक महाद्वीप है, पढ़ा है ना आपने अंटार्कटिक महाद्वीप, वो कहाँ है? वो साउथ में। तुम देखोगे मैप पे भी तुम देखोगे तो अर्थ के साउथ में अंटार्कटिक है। और अटलांटिक है वो बीच में पानी का ओशन है आपके पास। क्लियर हो गया?
तो आर्कटिक नॉर्थ और अंटार्कटिक साउथ। अंटार्कटिक सॉलिड लैंड है, जमीन है, और आर्कटिक आपके पास सागर है। ऐसे आपको याद रह जाएगी ये चीजें। तो ये आपके पास होगी इंपॉर्टेंट क्या, अक्षांश रेखाएं। अभी देशांतर रह चुकी है आपके पास। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, वो कौन सा देश है, लिखेंगे वो कौन सा महाद्वीप है, देश नहीं सॉरी, वो कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो है आपके पास अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन आता है कि कौन से महाद्वीप में सबसे पहले लाइफ पाई गई थी, जीवन किस महाद्वीप में पाया गया था? तो वो भी अफ्रीका में ही पाया गया था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये हुआ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है वो विश्व की नील है। हाँ नील है, पर याद नहीं आ रही है। वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? घूम जाते हो सारे, क्यों अमेजन में कंफ्यूजन हो जाते हैं सारा। अफ्रीका है आपके पास, अफ्रीका में ये नील नदी। क्या हो गया सचिन? है नहीं, कुछ तो पूछ रहे थे आप। नहीं, अब डालेंगे हेडिंग आप देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है, कितनी है टोटल हमारे पास? 360 आपके पास कुल कितनी है देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखाओं की अगर डेफिनेशन करेंगे तो लिख लो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं कनेक्ट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 आपके पास है। अब हमारे पास हो गया ना 90 ऊपर थी 90 नीचे थी, तो हमने बीच वाली लाइन डिसाइड कर ली। अभी तो 360 है, इसमें आपके पास इवन नंबर है, तो 180 आपके पास दोनों साइड आएंगे, तो हमें एक को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिख लेंगे, हमने इनमें से किसी एक लाइन को डिफाइन कर लिया जिसको हमने प्राइम मेडियन मान लिया, मिडल मान लिया इनका। तो वह आपके पास कौन सी लाइन? ग्रीनविच लाइन। तो लिख लेंगे ग्रीनविच लाइन को हमने किस नाम से जाना जाता है? इसको प्रधान यमुनोत्तर रेखा भी कहा जाता है, प्रधान यमुनोत्तर रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इंपॉर्टेंट है ये, रिपीटेडली साथ बना लिखना है इसको। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जिसे कहा जाता है ग्रीनविच लाइन को, प्राइम मेडियन लाइन को हम इसको कहेंगे। यमुनोत्तर रेखा। अब लिखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास सेम ही रहेगा। इसमें कितना था? 111 किलोमीटर था, इसमें रहेगा 111.3 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर आपके पास अप्रॉक्स इसका डिस्टेंस आता है। और यही वो लाइन है, इसको समय रेखा कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है इसको समय रेखा? यही वो लाइन है जो कि पूरे विश्व का क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। इसी से हम एग्जैक्ट टाइम को देखते हैं। तो लिख लो, अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया जाता है? ग्रीनविच रेखा के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। लिख लिया। अब आपके पास यही आपके पास टाइम डिसाइडर लाइन जिसको हम कहेंगे है। देखो ये तीनों रेखाओं के साथ क्रॉस हो रही है। यहाँ पे आपके पास कर्क के साथ, यहाँ पे मकर के साथ और यहाँ पे भूमध्य, तीनों के साथ ही क्या इंटरेक्ट कर रही है, कट कर रही है। पर यहाँ से देख लो आप, भारत का जो लोकेशन है वो पूछी जाती है कि जो एक्चुअल टाइम है भारत उससे आगे है या पीछे है, इसको इक्वल चला हुआ है। तो लिख लेंगे हम जो समय है, निर्धारित समय से भारत कितना आगे चल रहा है? तो निर्धारित समय से भारत चल रहा है 5.5 घंटे आगे। कितने? 5.5 घंटे हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास क्रॉस कर रहे हैं, भारत की लोकेशन यहाँ पे है, एग्जैक्ट टाइम। अब इस रेखा पे जो आपके पास कंट्रीज आएंगी वहां पे तो सेम टाइम रहेगा, तो इस रेखा के पीछे पिछली तरफ जितनी आपके पास कंट्रीज रहेंगी वो क्या है? एक्चुअल टाइम से वो पीछे होगी, वो माइनस में टाइम आएगा, और जिससे आगे है वो क्या होगी? इससे प्लस में होगी, आगे इसमें समय चलेगा। क्लियर हुआ? तो यहीं से एक और लोकेशन आपके पास पूछी जाती है कि भारत की लोकेशन क्या है।
भारत किस लोकेशन में आपके पास अर्थ में है, तो यह आपके पास कौन सी डायरेक्शन वाला कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व में भारत की लोकेशन क्या है, उत्तरी पूर्व में ये सिचुएटेड है। और एक्चुअल समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे हम आगे चल रहे हैं। क्लियर हो गया, हो गया, हाँ जी। अब लिखेंगे जो तीनों रेखाओं को है ग्रीनविच लाइन कहाँ कहाँ इंटरेक्ट करती है, तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को कहाँ काटती है, तो लिखेंगे ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को, इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है अल्जीरिया, कहाँ काटेगी ये, अल्जीरिया में ही आपको काटेगी कर्क रेखा को ग्रीनविच लाइन। और भूमध्य रेखा को ये काटेगी गोल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में ये कट करती है। और तीसरा आपके पास आता है मकर रेखा को ये काटती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक आया ना, आर्कटिक, अंटार्कटिक और अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में आपके पास ये क्या करती है, कट करती है। क्लियर हुआ, अटलांटिक महासागर में कट करेगी ये मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को गोल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में, और कर्क रेखा को काटेगी अल्जीरिया में। अब हम देखेंगे कि ग्रीनविच लाइन में कौन कौन सी कंट्रीज आपके पास है, कौन कौन सी रेखा, सॉरी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है आपके पास ग्रीनविच लाइन। तो सबसे पहले हमारा प्यारा पड़ोसी देश नहीं है वो, जिसके हम उपनिवेशवाद रहे हैं, किसके उपनिवेशवाद रहे हैं, किसके गुलाम रहे हैं, कौन सी कंट्री ने हमने, फ्रांस के। तो सबसे पहले आपके पास कौन सा आएगा, फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल किस नदी के किनारे, सी। नेक्स्ट लिखेंगे स्पेन, ग्रीनविच लाइन किन किन देशों से होकर गुजरती है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। तो ये आपके पास कंट्रीज हैं जिनसे ग्रीनविच लाइन क्या करती है, क्रॉस करती है। क्लियर हो गया। अब मैंने बताया आपको कि पूरे विश्व का जो है समय निर्धारण कौन करती है, ग्रीनविच लाइन करती है। 360 डिग्री, सॉरी 360 आपके पास टोटल एंगल बनता है ना, तो 360 है क्या है, इसकी टोटल संख्या भी कितनी है हमारी, कितनी देशांतर रेखा है, 360 की देशांतर रेखा। अब क्वेश्चन आता है, लिखो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए, आपको पता है ना कि रोटेशन होती है अर्थ में, 1 डिग्री जब ये टर्न करती है तो अर्थ कितना समय लेती है 1 डिग्री घूमने के लिए। आपके पास पूरा जो सर्कल है 360 डिग्री का, अपने 1 डिग्री घूमेगी ये 4 मिनट में। यहां से वन लाइन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 1 डिग्री टर्न करने के लिए पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट में ये 1 डिग्री टर्न करती है। लिख लिया, लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया, हो गया, 1 डिग्री हो गया, 50। ठीक है। अब आपके पास और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, समय का निर्धारण तो ये कर लेती है कौन, ग्रीनविच लाइन, पर भारत से भी क्वेश्चन आता है समय निर्धारण रेखाओं से। तो भारत से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, भारत से टोटल देशांतर रेखाएं गुजरती है आपके पास टाइम डिसाइडर 30, ठीक है 30। अभी आपके पास यहाँ पे भारत है, भारत में आपके पास लाइन जा रही है, आपको पता है हमारे पास ईस्टर्न स्टेट भी है, हमारे पास क्या है वेस्टर्न स्टेट भी है, यहाँ पे गुजरात है और वहां पे आपके पास अरुणाचल प्रदेश है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि 5 बजे हमारे यहाँ सनराइज हो रहा होगा तो गुजरात में भी 5 बजे होगा, अरुणाचल में भी 5 बजे ही होगा। तो ये जो आपके पास टाइम डिसाइडर है, ऑफिस टाइम है, अब हमारी तो यहाँ सुबह हो जाती है, कितने बजे हो जाती है, 6 बजे अप्रॉक्स समझ लो कि सुबह हो जाती है, ठीक है। पर जब हम अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले सूर्य सनराइज कहाँ होता है, इसमें बात करें हम भारत में बात करते हैं, सबसे पहले कहा है अरुणाचल प्रदेश में, सनसेट कहाँ होता है सबसे लेट, गुजरात में, है ना। पूर्व और पश्चिम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो टाइम डिसाइड होना चाहिए कि ऑफिस वर्क किए है, कहाँ से वो किया, तो लिख लो
भारत में टाइम डिसाइडर लाइन आपके पास ISMT कहते हैं उसको, ISMT कहाँ है? तो यह है आपके पास यूपी में एक जगह है मिर्जापुर। यूपी में जगह है, जगह का क्या नाम है? मिर्जापुर। मिर्जापुर की एक जगह है, जगह का नाम है नैनी। ISMT, भारत का ISMT कहाँ है? यूपी में जगह है मिर्जापुर। मिर्जापुर में नैनी नामक क्षेत्र से क्या होता है? भारत का टाइम डिसाइड होता है। इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी में क्या करते हैं? हम भारत की समय को निर्धारित करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो ISMT लाइन है ना, इसमें कौन कौन सी ISMT एक और टाइम डिसाइडर लाइन भारत की जो है स्टैंडर्ड टाइम के लिए, उसमें कौन कौन सी स्टेट आती है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश लिख लो। ISMT कहां कहां से गुजरती है? सबसे पहले यूपी में इसने टाइम डिसाइड किया। यूपी के बाद MP, मध्य प्रदेश, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के साथ भी हल्का सा टच करेगी। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां से आपके पास ISMT क्लियर होती है। लिख लिया? और सबसे ज्यादा टाइम जोन किसकी है? टाइम जोन लिख लो। सबसे ज्यादा टाइम जोन, ये भी क्वेश्चन आया था। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन है आपके पास फ्रांस की, 13 लिख लेंगे। सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके हैं? फ्रांस के हैं। और टाइम जोन कितने हैं? 13 है फ्रांस के। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में 2-3 बार तो आ ही चुका है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम देखते हैं ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। तो टाइम जोन भी सबसे ज्यादा रशिया की होगी, पर नहीं, सबसे ज्यादा है फ्रांस की। और आपके पास रशिया की कितनी है? लिखेंगे रशिया की आपके पास 11। रशिया और यूएसए की टाइम जोन कितनी है? 11 11 दोनों है। यूएसए और रशिया की सबसे ज्यादा है, फ्रांस की कितनी है? वहां की 13। क्लियर हो गया?